हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीआई एडियो। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने जो है आपको एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ा रखा है पूरा का पूरा 69th बीपीएससी के लिए। बिहार एक नज़र में, ठीक है, संस्कृति आईएएस के जो है बुक से मैंने पढ़ाया था, उसी का एक बुकलेट आया है संस्कृति आईएएस का, उससे मैंने पढ़ाया था बिहार एक नज़र में। और उसी का है अपने पास महत्वपूर्ण योजना, संस्कृति आईएएस के बुकलेट से है अपने पास महत्वपूर्ण योजना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें जो योजना दी गई है वो सारी इंपॉर्टेंट योजना है, उसका जो अपने पास डेट है वो याद रखिएगा, उस योजना के तहत कौन कौन से अपने पास उद्देश्य हैं वो थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, बेनिफिट किसे मिलने वाला है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है अपने पास कौन सा? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। देखिए फर्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के बारे में याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य सरकार कितने की? 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, इसके मेन पॉइंट याद रखिएगा, केवल नए उद्यमियों को दिए जाएंगे। पहला पॉइंट, केवल नए उद्यमियों को दिए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए जो आपको प्रशिक्षण लेना है उसके लिए आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रति इकाई दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अनुदान राशि जो है, ठीक है, याद रखिएगा 50% तक या फिर जनरली 5 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ऋण अदा करने की जो अवधि है वो 7 वर्ष तक है, जिसमें 84 समान किस्त बना लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा हर मंथली किस्त बनेगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा, और 7 वर्ष में आप उसको क्या कर दीजिए? चुका दीजिए पूरा का पूरा। इस योजना का बेनिफिट सिर्फ 4 लोगों को मिलने वाला है, अनुसूचित जनजाति के जाति और जनजाति के उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी या फिर युवा उद्यमी। ठीक है, इनको जो है इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं कुशल युवा कार्यक्रम। दूसरा कौन सा देखते हैं? कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में देखिएगा, कुशल युवा कार्यक्रम जो है 7 निश्चय योजना का ही एक पार्ट है, 7 निश्चय कार्यक्रम का ही एक पार्ट है। देखिए 7 निश्चय कार्यक्रम योजना जो है वो 2015 में लागू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय योजना का कार्यक्रम का जो है वो लागू किया था। इसके तहत आने वाले मेन पॉइंट अपने पास कौन कौन से थे तो आपको पता है, आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, इसके तहत था अपने पास आर्थिक हल युवाओं को बल। उसके अलावा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नाला, है कि नहीं? ये समझिए। ठीक है, शौचालय का निर्माण करेंगे। उसके अलावा अपने पास क्या था? उसके अलावा अपने पास था घर का सामान। ठीक है, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये सातों आपके पास है। ठीक है, ये सातों के साथ आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा था? आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नाला का जल, घर तक पक्की गली और नाली, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये वाला अपने पास था। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी। और उसी के तहत 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जो है कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 से 28 वर्ष के जो सभी उम्मीदवार होंगे, 15 से 28 वर्ष के जितने भी उम्मीदवार होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, उन जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, उनको जो है सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। संचार कौशल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत। और ये जो है वो 7 निश्चय कार्यक्रम का पार्ट है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आगे देखते हैं ग्रामीण सौर प्रकाश योजना। ग्रामीण सौर प्रकाश योजना ये भी 7 निश्चय योजना के भाग 2 का पार्ट है, और इसके तहत डाला गया है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना। भाग 2 का पार्ट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुरुआत किया गया है, और हर एक वार्ड में जो है वो 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। प्रत्येक वार्ड में जो है वो 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। और इस योजना की शुरुआत 2022 को की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत कब की है? 2022 को 2000 करोड़ रुपए लगा के। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है बिहार में लागू की गई है। जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं और वो जनरली हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र है और हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2016। ठीक है, तो यहाँ देखिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2016 में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना के तहत
4 लाख रुपए तक का ऋण जो है राशि आपको मिलेगा, 4 लाख रुपए तक का कर्ज आपको मिलेगा हायर एजुकेशन गेन करने के लिए। ये बात याद रखिए, 4% इंटरेस्ट के साथ। कितने? 4% इंटरेस्ट के साथ जो है 4 लाख रुपए तक का राशि आप ले सकते हैं हायर एजुकेशन गेन करने के लिए, लैपटॉप जैसा सामान खरीदने के लिए जो पढ़ने के लिए जरूरी है, ठीक है, याद रखिए वो सब चीजें। आगे देखिए, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना की शुरुआत जो है वो पूरे बिहार के 38 जिलों में की गई है। 20,000 रुपए हर एक स्कूल को दिया जाएगा। टोटल 5500 स्कूल हैं जिसमें जो है वो 20,000 रुपए की राशि जो है हर एक स्कूल को दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 वाला जो योजना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। उसके अलावा है पटना मेट्रो योजना, ये इंपॉर्टेंट है। पटना मेट्रो योजना में याद रखिए इसे JICA ने बनाया है, ठीक है, JICA के साथ जो है ये योजना जो है वो चालू की गई है, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। और इसके लिए 2023 में जो है याद रखिए उनके बीच में जो है अपने पास क्या हुआ है, समझौता हुआ है अपने भारत सरकार और जापान के बीच में, ठीक है, याद रखिए। आगे याद रखिएगा, इस जो पटना मेट्रो है, ठीक है, उसकी टोटल लंबाई जो है वो अराउंड 32 किलोमीटर के आसपास रखी गई है और 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके तहत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, मतलब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है, वैसे लोगों को जो है 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वालों छात्रों की तुलना में जो सरकारी संस्थान में पढ़ते हैं उनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, साइकिल योजना, ठीक है। देखिए, तो मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत जो 9वीं कक्षा में जो स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, याद रखिए, उन्हें मुफ्त में साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए 3,000 रुपए, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू उनके खाते में भेजी जाएगी। DBT के थ्रू जो है वो कितना, 3,000 रुपए जो है उनके खाते में भेजी जाएगी। जो भी बच्चे 9th में एडमिशन लेते हैं उनको दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अपने पास बालक बालिका साइकिल योजना है। क्या है? बालक बालिका साइकिल योजना, ठीक है। अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस योजना के तर्ज पे ही आपको पता है, ठीक है, इस योजना के तर्ज पे यूनाइटेड नेशन ने जो है वो 6 अफ्रीकन कंट्री में इस योजना को लागू किया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3,000 रुपए तक की राशि जो है दी जाएगी। आगे देखिए, अपने पास क्या है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण, अच्छा, ये वाला योजना के बारे में थोड़ा याद रखिए। साइकिल योजना 2006 में लागू हुई थी, ठीक है, जो अपने पास मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, ठीक है, और उसी का नाम अब हो गया मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। पहले मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना थी जिसकी शुरुआत 2006 में की गई है। 2006 में जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, ठीक है, उसके बाद जो है ये मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के रूप में कन्वर्ट हो गया और 9वीं में जो भी छात्र एडमिशन लेंगे उनको 3,000 रुपए दिया जाएगा साइकिल खरीदने के लिए। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना, उनका सशक्तिकरण करना, उद्यमिता विकास करना, उनके उद्यमिता का विकास करना, ये सब इसका मेन मकसद है। इसके तहत कौन कौन सी योजना आती है? तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना आती है। मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना के अंतर्गत बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, ये सब चीजें जो है याद रखिए, इसके लिए बिहार में अभियान चलाया जाएगा और इसी के तहत डाला गया है बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति। कौन सा? बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति का कार्यक्रम इसी के अंदर आ गया, ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना का ही पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के तहत याद रखिए, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत यूपीएससी करने के लिए और बीपीएससी करने के लिए जो हमारे पास महिला छात्र हैं उनको 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए का जो है राशि प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिहार सरकार यूपीएससी और बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले बिहार की निवासी महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए और बीपीएससी कर रहे हैं तो 50,000 रुपए, ठीक है। और जनरली 2022 में जो है इसे सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए भी कर दिया गया। पहले ये सिर्फ अपने पास अनुसूचित जाति और जनजाति ओबीसी तक ही लागू था, बाद में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी इस योजना को लागू किया गया।
इसी के तहत है अपने पास मुख्यमंत्री कन्या योजना, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या योजना, ठीक है, याद रखिएगा, ये उसी योजना के तहत है। इसके तहत याद रखिएगा जो परिवार गरीब है, ठीक है, जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है, उसके तहत 5100 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद इसी के तहत आता है अपने पास नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये देखिए इसी योजना के तहत है अपने पास नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत आता है अपने पास नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके तहत याद रखिएगा, ठीक है, अपने यहाँ महिला सशक्तिकरण केंद्र बनाया गया है जो 24/7 ओपन है, ठीक है। और इसके तहत अपने पास एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है 181, ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है 181, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के तहत जो है याद रखिए स्टेप लिया गया है। स्टेप आपको पता है ना, STEP, ये योजना आपको पता है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत आई गई है STEP। इसका पूरा नाम याद रखिए सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, किसके लिए, वुमेन के लिए, फॉर वुमेन। तो ये वाला योजना याद रखिए अपने पास मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत कौन कौन आया, इसके तहत आया मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये इसी के तहत आया। आगे देखिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, इसकी शुरुआत 2018 में की गई है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत 2018 में की गई है, ठीक है। और जहां कृषि शक्ति दुर्लभ है वहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके तहत याद रखिएगा हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मोबाइल ऐप, हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसके माध्यम से किसान घर में बैठे ही कृषि उपकरण की बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर अगर मशीनरी चाहिए तो आप बुक कर लीजिए हायरिंग मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। इसके तहत प्राथमिक कृषि साख समिति को 15 लाख रुपए प्रति पैक्स 50% ऋण 50% अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। हायरिंग मोबाइल ऐप जो है वो कौन सी योजना का पार्ट है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। अब देखिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि पहले 3 करोड़ रुपए थी, अब जो है वो 4 करोड़ हो गई, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि 4 करोड़ हो गई है, ठीक है, याद रखिए। बिहार में विधानसभा के 243 और विधान परिषद के 75 सदस्य और इसकी टोटल संख्या 318 है, तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है वो क्या कर सकते हैं, 4 करोड़ रुपए जो है वो लेके जो है वो विकास कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसकी शुरुआत 2011-12 में है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो है इसकी शुरुआत 2011-12 से की गई है, ठीक है, याद रखिए। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना 2012, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पिछले वाले में बताया आपको मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना 2018, तो वैसे याद रखिए मुख्यमंत्री क्षेत्र प्रोत्साहन जो अपने पास योजना है, ठीक है, क्षेत्र विकास योजना 2011-12 का है। आगे देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा है, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। ये हमारे रेल मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है, भारत के रेल मंत्रालय ने जारी किया अमृत भारत स्टेशन योजना। 1275 स्टेशन का कायाकल्प करना था, टोटल 1275 स्टेशनों का कायाकल्प करना था, ठीक है, याद रखिए। और इसी के तहत रेल मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। 1275 स्टेशन है जिसका कायाकल्प करना है, ठीक है। और इसमें बिहार के 50 स्टेशन है, 1275 स्टेशन में बिहार के कितने 50 स्टेशन है जिनका कायाकल्प करना है। आपको पता है मुजफ्फरपुर को जो है अब इंटरनेशनल लेवल तक का बनाना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। ये देखिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। किसने किया है, ओबीसी आयोग कमीशन, ओबीसी कमीशन बिहार सरकार ने, ठीक है। तो जनरली पटना हाई कोर्ट के आदेश पे जो है बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो याद रखिए इस आयोग का गठन स्थानीय निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए, ठीक है। जो अपने पास स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें हम क्या करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को जो है आरक्षण देंगे। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है अपने पास नवीन आर्या को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रोफेसर नवीन आर्या जो है वो क्या है, अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर नवीन आर्या, ठीक है, याद रखिए।
ये सिंपल सा है। अब थोड़ा आगे देखते हैं अपने पास राज्य बाल श्रमिक आयोग, ये सब 2023 की आयोग है जो अभी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो देखिए राज्य बाल श्रमिक आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार सरकार ने राज्य बाल श्रमिक आयोग गठन किया है, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी को बनाया गया है, ठीक है। राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु साहब है, ठीक है। और जनरली याद रखिए उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके टोटल जो है वो 22 सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जनरली याद रखिएगा कि हर एक सदस्य मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोगों की अवधि जो होगी वो 3 साल की होगी। राज्य बाल श्रमिक आयोग, ठीक है, याद रखिए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु साहब, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु साहब। आगे देखिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। तो ये देखिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, तो बिहार सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है वो 14 सितंबर 2022 को किया है, ठीक है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 14 सितंबर 2022 को बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, शंभू कुमार सुमन, ठीक है, याद रखिए शंभू कुमार सुमन को जो है वो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, शंभू कुमार सुमन जी को। आगे देखिए बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, ठीक है, याद रखिए। तो अपने पास बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसके तहत बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2022 जो है ना, ठीक है, उसमें एक नई धारा 27 जोड़ी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि झारखंड को जो है वो कौन से धारा के तहत अपने बिहार से अलग किया गया था। आप लोग रिप्लाई दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि झारखंड को बिहार से कौन से धारा के तहत अलग किया गया है। अच्छा देखिए, अगर आपको हमारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हम आपको बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो वगैरह तो लाइक कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, जब आप ये करते हैं ना तो अंदर से काम करने की इच्छा और ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे हमें अपने काम का फल मिलता जाता है तो थोड़ा काम करने की इच्छा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देखिए बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में लाया गया है। इसके तहत हमारे यहाँ जो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम था, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में नई धारा कितनी 27 जोड़ी गई, ठीक है। धारा 27 को जो है इसमें क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। अभी हमने आपको बोला है कि आप ये सर्च कर लीजिए, ये आप कमेंट में आंसर दीजिए कि झारखंड को कौन सी धारा से जो है वो बिहार से अलग किया गया था। अब देखिए इसमें जो धारा 27 जोड़ा गया है, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पे भी अब मुकदमा चलाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों पर भी अब मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में लाया गया। इसके तहत जो है बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया और इसके तहत जो है एक नई धारा जोड़ी गई 27, धारा 27 जो है इसके तहत जोड़ी गई। इसके तहत भ्रष्टाचार के पुराने मामले में भी अब क्या किया जा सकता है, भ्रष्टाचार के पुराने मामलों पे भी जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार जो है वो 11वें स्थान पे है, ठीक है। बिहार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो है कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 में इसका जो है 13वां स्थान था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी, कितनी, इसके तहत 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो आबादी होती है, ठीक है, उस आबादी में देश के 400 शहरों में बिहार के 23 शहर को शामिल किया गया है, ठीक है। और जिसमें सबसे बेहतर अंक जो है वो गया को प्राप्त हुआ है। 23 शहरों में सबसे बेहतर अंक किसको प्राप्त हुआ है, गया को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले गंगा किनारे शहर में जो है मुंगेर को प्रथम स्थान है, ठीक है। गंगा किनारे वाले जो शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है उसमें मुंगेर पहले स्थान पे है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पूर्वी जोन की 25 से 50 हजार की आबादी में जो है वो कटिहार को फास्ट मूविंग सिटी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। 25 से 50 हजार की आबादी में कटिहार को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। कटिहार को क्या मिला है, फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड, ठीक है। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 याद रखिएगा, ठीक है।
ये जो है याद रखिए, बिहार को 11वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, 2022 के अनुसार, ठीक है। अच्छा 21 में जो है ये 13वें रैंक पे था, ठीक है। इसके तहत तो याद रखिएगा टोटल 400 शहर में जो है वो बिहार के 23 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें से गया सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा गंगा किनारे जो सिटी है जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले, उसमें मुंगेर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 25 से 50 हज़ार की आबादी वाले में जो है कटिहार को जो है वो फास्ट मूविंग सिटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये देखिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। जून माह की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में जो है शामिल बिहार का जो है वो कौन कौन सा जिला है, ठीक है। तो देखिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में जो है जून के महीने में जो अपने पास डेल्टा रैंकिंग आई थी, इसमें देखिए खगड़िया जो है समग्र रैंकिंग 4था स्थान, गया जो है शिक्षा में 2रा स्थान, ठीक है। याद रखिएगा अररिया जो है वित्तीय समावेशन में 3रा स्थान, वित्तीय समावेशन कौशल विकास में, खगड़िया फिर याद रखिएगा अपने पास जो है वो 3रा स्थान लाया स्वास्थ्य एवं पोषण में, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जनरली अपने पास 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम खगड़िया, गया, अररिया, ठीक है। खगड़िया जो है याद रखिएगा समग्र रैंकिंग में 4था स्थान और स्वास्थ्य पोषण में जो है 3रा स्थान, गया जो है शिक्षा में 2रा स्थान और जनरली अररिया जो है वो अपने पास वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में जो है वो 3रा स्थान लाया चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में, ठीक है। याद रखिएगा ये छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए 2018 में लागू आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नवादा शामिल है। तो आकांक्षी जिलों में टोटल बिहार के 13 जिला है, 38 जिला में आकांक्षी जिला में कितना है, टोटल 13 जिला है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अभी क्या किया गया है, देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो पूरे देश के टॉप 3 जो है अपने पास महिला थाने को जो है वो चुना है, ठीक है। अब देखिए तो जनरली अरवल महिला थाना जो है, ठीक है, वो जनरली टॉप 3 में आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा अरवल महिला थाना, ठीक है, टॉप 3 में आया है अपने पास। उसके अलावा सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मोट एवं डिजिटल कोर्ट बनाया गया। आपसे पूछा जाए कि सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट कहां बनाया गया, तो सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर में बनाया गया है और भागलपुर का जो नाथनगर जगह है वहां पे बनाया गया है। तो जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सुनवाई अब वहां पे होगी, कहां पे, नाथनगर में जो भागलपुर में है, वहां पे सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने इसे बनवाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अनिल झा ने इसे क्या किया है, बनवाया है। यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। तो आपको याद रखना है सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहां की गई है, भागलपुर में की गई है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर में जदयू को राष्ट्रीय ये 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, चलिए ये देखिए मणिपुर में जदयू को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए बिहार की कौन सी पार्टी जो है मणिपुर में जाके जो है राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है, तो देखिए जदयू जो है उसे मणिपुर में जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है। याद रखिए तो जनरली अपने पास निर्वाचन आयोग ने जनता दल यूनाइटेड जो जदयू है, ठीक है, उसको मणिपुर में भी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दे दिया है, ठीक है। याद रखिए क्यों, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है याद रखिए इसने काफी अच्छा जो है वो प्रदर्शन किया है, ठीक है। याद रखिए अब इस तरह जदयू जो है 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी हो गई है, ठीक है। याद रखिए 4 राज्यों में जनरली अगर पार्टी आ जाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अब जदयू जो है वो 3 राज्य में चली गई, कहाँ कहाँ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है। याद रखिए तो 3 राज्य में इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब एक और कोई स्टेट में ये जीत जाती है, राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी जदयू, ठीक है। तो जनरली ये बात आपको याद रखना है कि जनरली जो है ये 3 राज्य में जो है राज्य स्तरीय बन गई, कहाँ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और अब मणिपुर, ठीक है। याद रखिए तो ये 3 राज्य में जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है।
बिहार में महागठबंधन की सरकार, ठीक है, याद रखिए। तो महागठबंधन की सरकार जो है अभी बनी है, नीतीश कुमार जी ने जो है वो, याद रखिए। तो नीतीश कुमार जी के बारे में याद रखिए, ठीक है, वो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं 2022 में 10 अगस्त को, ठीक है, जब वो फिर से क्या किए हैं, राजद के साथ मिल गया है, महागठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और उसके बाद बिहार परिषद का जो अध्यक्ष है, ठीक है, याद रखिए, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी को, ठीक है, बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष जो है अपने पास किनको बनाया गया, 12वें अध्यक्ष है देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद है और उनका चौथा कार्यकाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, ये पॉइंट याद रखिएगा। थोड़ा आगे देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहारी चौधरी, ठीक है, राजद के विधायक हैं बिहारी चौधरी साहब, ठीक है। तो उनको जो है अपने पास जो है बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी साहब को क्या बनाया गया है, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली ये बात याद रखिएगा। ऑपरेशन क्लीन अप, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन क्लीन अप। तो बिहार पुलिस की जो छवि है अभी, ठीक है, उस छवि को सुधारने के लिए बिहार पुलिस के जो है पुलिस मुख्यालय ने जो है ऑपरेशन क्लीन अप चलाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन क्लीन अप जो है, याद रखिएगा, बिहार पुलिस की छवि को साफ सुथरा करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन क्लीन अप चलाया है। इसके तहत जो दागी छवि वाले ऑफिसर हैं, जो भी ऑफिसर जिनके ऊपर कुछ क्लेम हुआ हो, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ दाग लगा हो, करप्शन का चार्ज हो या कैसा भी हो, ठीक है, उन लोगों के अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन क्लीन अप। आगे देखिए बिहार नगर निकाय चुनाव, ठीक है। तो जनरली बिहार नगर निकाय चुनाव का जो है वो 3 चरण में किया गया है। बिहार नगर निकाय चुनाव जो है वो 3 चरण में की गई है, ठीक है, याद रखिए। बिहार नगर निकाय चुनाव 3 चरण में की गई है, ठीक है। इसमें जो है अपने पास याद रखिए वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर जो है, याद रखिए, इनके लिए जो चुनाव करवाए गए, वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार सीधे जनता के वोटों से मुख्य पार्षद मतलब मेयर और अपने पास डिप्टी मेयर का चुनाव पहली बार सीधे जनता के वोटों से हुआ है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिहार नगर चुनाव, ठीक है, 2022 में करवाई गई है, ठीक है। और इसके तहत याद रखिएगा 3 चरण में इसको करवाया गया है, जिसके तहत अपने पास जो है वो पार्षद जो होते हैं, वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया गया है, ठीक है। जिसमें पहली बार जनता डायरेक्टली मेयर और उप मेयर को चुनेगी, मतलब कि अपने पास डिप्टी मेयर और मेयर को जो है वो डायरेक्टली जनता के इलेक्शन से मतलब जनता के वोटों से चुना गया है, ठीक है। अब देखिए या बिहार नगर निगम चुनाव के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी, ये देखिएगा बिहार नगर निगम चुनाव के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी साहब और मनोज वाजपेयी जी, ठीक है। तो जनरली बिहार नगर निगम चुनाव के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे, मनोज वाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी साहब। उसके अलावा देखिए समाधान यात्रा, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाधान यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है 4 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक समाधान यात्रा चलाई है, ठीक है। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 4 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 4 जनवरी से 16 फरवरी 44 दिन तक जो है समाधान यात्रा की है, ठीक है, याद रखिए। इसका उद्देश्य 38 जिलों की यात्रा करके लोगों से बात करना, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना और उनसे उनका राय जानना कि आप इस सरकारी योजना के बारे में कैसे मतलब कि कैसा सोचते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से किया गया था और बेगूसराय में इसकी समाप्ति की गई थी, ठीक है। तो ये समाधान यात्रा टोटल 44 दिनों का है, याद रखिएगा। 4 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक चला था। इसका जो शुरुआत है, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहां से की, पश्चिमी चंपारण से शुरुआत, और इसका समापन बेगूसराय में किया गया। इसका मेन मकसद क्या है, लोगों से बात करके सरकारी योजनाओं के बारे में उनका राय जानना, ठीक है। नाम क्या है इस योजना का, समाधान यात्रा, ठीक है, समाधान यात्रा। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, याद रखिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है, ठीक है। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, ठीक है, याद रखिए। कहां से, मंदार पर्वत, बांका में है मंदार पर्वत, ठीक है। तो वहां से जो है इन्होंने जो है बिहार में जो है अपने पास भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, मंदार पर्वत से, बांका से, और बोधगया में समापन हुआ था, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में।
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं समाधान यात्रा है, ठीक है, याद रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 जनवरी को शुरू किया था और 16 फरवरी को खत्म हो गया था। 44 दिनों का यात्रा था। इसके तहत मुख्यमंत्री जी लोगों से सीधा वार्ता करेंगे और उससे जो है उसका वो जाने, क्या जाने, उनसे जो है उनका राय जाने गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में, ठीक है। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हुई थी और खत्म कहाँ हुआ, ये जनरली खत्म जाके होता है अपने पास बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। आगे देखिएगा विधानसभा की समिति, ठीक है। तो देखिए अभी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी साहब, ठीक है, याद रखिए, राजद के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, ठीक है, याद रखिए। तो इन्होंने विधानसभा की सभी 23 समितियों को पुनर्गठित कर दिया है, ठीक है। बिहार विधानसभा में टोटल 23 समितियां हैं, ठीक है, उसको पुनर्गठित किया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेणु देवी पुस्तकालय समिति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति मनोनीत हुए। रेणु देवी जो है याद रखिए अपने पास क्या बनी है? पुस्तकालय समिति की अध्यक्ष, और अपने पास जीतन राम मांझी जी जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्वयं नियम प्रसाद समान प्रायोजन और विशेषाधिकार समिति के सभापति रहेंगे। तो विधानसभा समिति में टोटल कितनी समितियों को पुनर्गठित किया गया है? 23 समितियों को, ठीक है, याद रखिए। और अभी बिहार विधानसभा के जो सभापति है वो अवध बिहारी चौधरी साहब है, ठीक है, याद रखिए। तो उन्होंने जो है याद रखिए 23 समितियों को पुनर्गठित किया है। रेणु देवी जी को जो है पुस्तकालय समिति का सभापति और जनरली पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। और अपने पास जो है अवध बिहारी चौधरी साहब ही जो है वो नियम सामान्य प्रायोजन और विशेषाधिकार समिति के सभापति रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब नया बात करते हैं अपने पास केस की गजेटियर की, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए गजेटियर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। तो देखिए पटना और दरभंगा जिले का नया गजेटियर, ठीक है। तो बिहार में पटना और दरभंगा जिले का नया गजेटियर तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन दोनों जिलों का चयन नए गजेटियर के प्रकाशन हेतु पायलट जिले के रूप में किया है, ठीक है, याद रखिए। तो ये देखिए पटना में सबसे पहला, पटना जिले का सबसे पहला गजेटियर जो है वो सबसे अंतिम जो है 1970 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 2023 में पहली बार गजेटियर प्रकाशित हुआ है, ठीक है, याद रखिए। जनरली गजेटियर जो होता है ना, ये जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, याद रखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रिकॉर्ड जारी करती है उसमें सबसे सटीक रिकॉर्ड यही होता है गजेटियर, ठीक है। तो अभी बिहार सरकार ने जनरली याद रखिएगा 2 जिलों के लिए गजेटियर तैयार किया है। कौन कौन सा जिला है जी? पटना और दरभंगा। बिहार सरकार ने पटना और दरभंगा जिले के लिए जो है नया गजेटियर तैयार किया है, ठीक है। पटना का सबसे लास्ट गजेटियर अगर आप देखिएगा तो 1970 में प्रकाशित हुआ था। ये जनरली ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट अब देखिए, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है ना, याद रखिए, राष्ट्रीय औसत से कम जो है अपने पास क्या है? अपराध दर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय औसत अपराध दर की दर देखिए 268 है। बिहार में अपराध की दर जो है वो 150.4 है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है राष्ट्रीय अपराध दर में, ठीक है, याद रखिए। ये जनरली प्रत्येक 1 लाख की आबादी पे जो है वो दर्ज किया जाता है। 1 लाख में जो है कितने अपराध शामिल होते हैं, ठीक है, 1 लाख की आबादी पे, ठीक है। तो जनरली नेशनल रिकॉर्ड के अनुसार 268 है राष्ट्रीय अपराध दर, ठीक है, औसत। और बिहार में जो है वो कितना है? अपने पास 150 है राष्ट्रीय अपराध दर, ठीक है। 1 लाख की आबादी पे जो है अपराध दर निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे सबसे बड़ा ब्लड बैंक अभी दिल्ली में है पूरे भारत का, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसका? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने बिहार का। तो बिहार में सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, ठीक है, कंपनी बाग में। तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग में स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिए। कंपनी बाग के रेड क्रॉस में, मतलब सीधा याद रखिए मुजफ्फरपुर में जो है सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। अभी सबसे बड़ा ब्लड बैंक दिल्ली में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखिए, तो जनरली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अपने पास, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आपको याद रखना है कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 4 के तहत दोनों अस्पतालों में गंभीर बीमारी का इलाज किया जाएगा। कौन कौन सा अस्पताल है, ठीक है, तो पीएमसीएच है, याद रखिए, और उसके अलावा जेएलएमएनएमएच है, ठीक है, याद रखिए। तो जेएलएनएमएच और उसके अलावा पीएमसीएच, ये दोनों हॉस्पिटल में जो है क्या किया जाएगा? ये किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने पास जेएलएमएनसीएच जो है वो
भागलपुर का है, पीएमसीएच पटना का है, ठीक है। तो देखिए प्रधान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत बिहार सरकार राज्य के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कौन सा, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है पीएमसीएच पटना, और जवाहरलाल नेहरू लाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल JNMHCH, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है मेडिकल कॉलेज है अपने पास, ठीक है, भागलपुर। तो ये दोनों में जो है याद रखिए अपने पास क्या होगा, इस दोनों में जो है याद रखिए अपने पास जो है वो क्या, गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत बिहार में जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 4 के तहत बिहार के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना और JNMCH भागलपुर, इसमें जो है अपने पास गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया जाएगा। अब देखिए 11 जिलों में टॉप्स फैक्ट्री, ठीक है। अब हमें बताना है 11 जिलों में टॉप फैक्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए हम आपको यहां से बताते हैं। यहाँ देखिए 11 जिलों में टॉप फैक्ट्री, बिहार के शिक्षा मंत्री अभी कौन है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, पता है आपको बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के 11 जिलों में सिमुलतला आवासीय विश्वविद्यालय के तर्ज पर नए स्कूल को स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिए। और जनरली याद रखिए यह विद्यालय मुंगेर को छोड़कर राज्य के सभी 8 प्रमंडलों में स्थापित किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनरली टॉपर्स फैक्ट्री के बारे में आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखिए राज्य के 11 जिलों में, ठीक है, अपना जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, ठीक है, उसी के तहत जो है वो क्या किया जाएगा, अपने पास विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कौन से विद्यालय के तहत, तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ठीक है। और ये बिहार में खोला गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसी के तहत जो है पूरा का स्थापना किया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। तो ये वाला थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, कर सकते हैं। लेबर 20, ठीक है, ये श्रम 20 शिखर सम्मेलन पता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जून 2023 में, ठीक है, श्रम 20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पर G20 सदस्य देशों और असंबद्ध देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने का संकल्प लिया गया है। और ये श्रम 20 का शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ, पटना में। तो श्रम 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, पटना में हुआ, ये बात आपको याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब थोड़ा आगे देखते हैं अपने पास, दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, ठीक है, ये देखिए, तो पटना के राजवंशी नगर में, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल में 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइन अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ पे खोला जा रहा है, पटना में। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में। साइबर अपराध, ठीक है, याद रखिएगा, तो देश में साइबर अपराध, ये देखिएगा अपने पास साइबर क्राइम में, तो देश में साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में बिहार चौथे स्थान पे है। देश में साइबर क्राइम को सजा दिलाने के लिए, ठीक है, जो अपने पास साइबर क्रिमिनल है उनको सजा दिलाने के मामले में बिहार चौथे स्थान पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात याद रखिएगा। पहले स्थान पे अपने पास तेलंगाना है, जो साइबर अपराधी है उसको जनरली सजा दिलाने में पहले पे तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो साइबर अपराधियों को जो है वो क्या दिलाने में, सजा दिलाने में बिहार जो है वो चौथे स्थान पे है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्य समिति, ठीक है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन पटना में किया गया है। इसके अनुसार अत्याधुनिक भारतीय मानक ब्यूरो, कानून ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट और राष्ट्रीय भवन संहिता का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। तो मतलब इतना याद रखिए कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जो है बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है, पटना में की गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक घर में 2025 तक, कब तक, 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। लक्ष्य है कि हम हर एक घर में जो है वो क्या करेंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो लगा दिया करेंगे 2025 तक।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहार के हर घर में जो है 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये बात आपको याद रखना है कि राज्य में इस वर्ष अधिकतम बिजली की जो है मांग 6738 मेगावाट रही थी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के तहत 2025 तक हर एक घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। रिवर सिटी अलायंस, ये देखिए रिवर सिटी अलायंस, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और शहरी आवास विकास मंत्रालय ने नदी किनारे बसे शहर को एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। और इसके तहत नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा, ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अलायंस, ठीक है, दोनों ने मिलकर इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिवर सिटी अलायंस, ठीक है, इसके तहत कौन कौन सा अपने पास वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। तो रिवर सिटी अलायंस के तहत याद रखिएगा गंगा किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उन सब के लिए कुछ जो है वहाँ पे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें एनएमसीजी और उसके अलावा एनआईयू है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अलायंस, दोनों मिलकर इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगी। इसके तहत बिहार के 14 शहर, ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। 14 शहर जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिए पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, आरा, जमालपुर, कटिहार, सौरा नदी के किनारे, बिहार शरीफ पंचाने नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार शरीफ कौन सी नदी के किनारे? पंचाने नदी के किनारे। बेतिया, कोहरा नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा छपरा जो है घाघरा और गंगा नदी के संगम पे, दरभंगा जो है बागमती के किनारे, मुजफ्फरपुर आपको पता है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, ठीक है, पूर्णिया सौरा नदी के किनारे और गया फाल्गु नदी के किनारे। तो ये साथ में ये भी आपको याद रखेंगे, ये बिहार का कुछ अपने पास ये हो जाएगा, बिहार स्पेशल भी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली याद है कि रिवर सिटी अलायंस के तहत बिहार के 14 शहर को चुना गया है, ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे है या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरी के किनारे है। बिहार शरीफ जो पंचाने नदी के किनारे है, कटिहार जो सौरा नदी के किनारे है, ठीक है, याद है, दरभंगा जो बागमती नदी के किनारे है, पूर्णिया जो सौरा नदी के किनारे है, गया जो फाल्गु नदी के किनारे है, उनको भी इसके तहत जो है शामिल किया गया है, ठीक है, रिवर सिटी अलायंस। आगे देखिए बिहार सभा उपचुनाव 2022। तो अभी जो उपसभा चुनाव हुआ है 2 जगह, ठीक है, याद रखिए, मोकामा और गोपालगंज, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मोकामा से जो है अपने पास पूर्व विधायक जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी वो जीती, और गोपालगंज से पूर्व विधायक सुभाष सिंह की पत्नी जो है अपने पास कुसुम देवी जी वो जीती हैं। तो ये उपसभा चुनाव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोकामा और गोपालगंज में किया गया। ये देखिए ये वाला थोड़ा डेटा देखिएगा, ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में हम एक बार पूरा का पूरा डेटा आपको बता देते हैं। थोड़ा ये पूरा रिपोर्ट है अपना, ठीक है। तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, याद रखिए बिहार का जो है सबसे लास्ट स्थान 16वां है, ठीक है, याद रखिए टाटा ट्रस्ट द्वारा ये जारी की जाती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके अनुसार बिहार जो है 16वें स्थान पे आके सबसे बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पे है। स्वास्थ्य सूचकांक में आपको याद रखना है बिहार जो है वो 19वें रैंक पे है, मतलब यहाँ भी सबसे अंतिम में है बड़े राज्यों में, ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, जो नीति आयोग के द्वारा जो है याद रखिए स्वास्थ्य मंत्रालय एवं वर्ल्ड बैंक की सहायता से जारी की जाती है स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 16वां और स्वास्थ्य सूचकांक में 19वां रैंक इसको हासिल हुआ है, ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया में सिर्फ आपको पता है ना, मैंने बताया इंटरनेट इंडिया में सबसे पहले पे कौन है? इंटरनेट इन इंडिया में सबसे पहले गोवा है और बिहार जो है सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ 32% इंटरनेट यूजर है। सिर्फ कितने? सिर्फ 32% इंटरनेट यूजर है। उसके बाद यहाँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ याद रखिए पटना जो है वो 33वें स्थान पे है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, याद रखिए। और छोटे शहर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो शहर रहा है वो रहा है मुजफ्फरपुर, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार जो है वो मुजफ्फरपुर जो है वो छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर रहा है, रहने लायक शहर नहीं है, ठीक है। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये जारी की जाती है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बड़े शहरों में जो है पटना 33वें रैंक पे और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर कौन है? मुजफ्फरपुर है, ठीक है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में याद रखिए बिहार 15वें स्थान पे है, ठीक है, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी की जाती है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ठीक है। आप लोग भी सोचिए किस एज में आ गए हम लोग, ठीक है, अफेयर की उम्र में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़िए, है कि नहीं। हाँ, सामाजिक प्रगति सूचकांक, ठीक है, याद रखिए। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का स्थान जो है वो 35वां है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो है याद रखिएगा बिहार का स्थान 35वां है। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक है, ये नवाचार सूचकांक, ठीक है, यहाँ भी 15वां स्थान है नवाचार सूचकांक में, ठीक है। गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, याद रखिए सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार, सबसे कम गरीब राज्य केरल। बिहार में अराउंड अभी भी 33% पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ रहती है?
गरीबी में, और सिर्फ 33% लोगों के पास ही इंटरनेट उपलब्ध है, ठीक है। इंटरनेट के मामले में भी हम सबसे अंतिम में आते हैं, और गरीबी में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार, 33% के पॉपुलेशन जो है वो अभी भी कहाँ रह रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो MPI के अनुसार याद रखिए सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार और सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल है। और याद रखिए अपने पास राष्ट्रीय जो अपने पास बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय बहुआयामी जो अपने पास गरीबी सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। उसके अलावा सतत विकास लक्ष्य है भारत सूचकांक 2021-22, सबसे अंतिम स्थान बिहार, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 7 निश्चय योजना है और इतनी सारी योजना है, ये सबका बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, ठीक है। जब अभी भी बिहार जो है वो याद रखिए 33% लोग अभी भी जो है वो कहाँ रहते हैं, गरीबी में रह रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए ये वाला याद रखिए अपने पास लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्थान 19वां है और गुजरात पहले स्थान पे। तो ये वाला याद रखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, और गुजरात जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखिए बिहार के गया के मानपुर के सादीपुर बाली घाट के समीप महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, गया में। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना गया में, ठीक है। यह पार्क फाल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त रखने एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, ठीक है। तो बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, गया में। गया के कहाँ, मानपुर के सादीपुर में, ठीक है। तो सीधा गया में याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे भागलपुर में कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी चौबे, ठीक है। तो सॉरी अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बिहार के भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार में कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है अपने पास कहाँ, भागलपुर में। कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, भागलपुर में। औद्योगिक विकास रैंकिंग, ठीक है, औद्योगिक विकास रैंकिंग जो है याद रखिएगा तो बिहार उद्योग द्वारा, अच्छा उद्योग मंत्री अपने समीर कुमार महासेठ हैं, तो जनरली बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। और इसमें जो है याद रखिएगा सबसे पहला औद्योगिक विकास में सबसे पहले स्थान पे सिवान और जनरली दूसरे स्थान पे पटना है, ठीक है। पहले पे अपने पास सिवान, दूसरे पे पटना, और सबसे लास्ट में अपने पास कौन है, 5 जिला, बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा, कटिहार। बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार, ये अंतिम पायदान पे रहा है, ठीक है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप, बैंकों और उद्यमियों के साथ संवाद, तो ये सबको मिला के जो है ये रैंकिंग जारी की गई है। तो आपको याद रखना है औद्योगिक विकास की रैंकिंग जो है पहली बार बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सिवान पहले स्थान पे, पटना दूसरे स्थान पे और लास्ट में 5 एक साथ है। कौन कौन से, तो जनरली बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा, कटिहार। बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार। देखिए जनरली अपने पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की शुरुआत की गई है। मल्टी मॉडल जो है वो ट्रांसपोर्ट हब कहाँ पे बनाया जा रहा है, पटना में। तो पटना जंक्शन जो है बकरी बाजार, ठीक है, उसके पास स्मार्ट सिटी की एक महत्वाकांक्षी योजना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, बिहार के रक्सौल से बंगाल के हल्दिया तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिहार के रक्सौल से स्टार्ट होके अपने पास वो जो हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है अपने पास एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, ठीक है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए वो हल्दिया तक पहुंच जाएगा, ठीक है। याद रखिए पश्चिम बंगाल का जो हल्दिया है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जनरली याद रखिए रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के तकरीबन 9 जिलों से जाने वाला है, 9 डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करेगा, ठीक है, हमारे बिहार के, ठीक है। और उसके बाद जो है झारखंड में इंटर कर जाएगा। यहाँ देखिए कोयला ब्लॉक, ठीक है, तो कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया है बिहार में। तो केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार को बिहार में ग्लूकोनाइट मतलब पोटास, क्रोमियम, निकेल, ठीक है। तो अपने पास केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय है, उसने बिहार सरकार को पोटास, क्रोमियम, निकेल सहित जो है याद रखिएगा ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसके अलावा मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, ये सब धातु के लिए 7 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, ठीक है। ये 7 ब्लॉक जो बनाया गया है अपने पास, ठीक है, ये रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, मुंगेर में स्थित है, ठीक है। याद रखिए 7 जो है कहाँ पे है अपने पास, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका और मुंगेर में स्थित है, ठीक है। लीची की खेती के लिए किसानों को जियो टैग,
ये देखिए किस चीज के लिए जियो टैग प्रोवाइड किया जा रहा है? लीची की खेती के लिए। तो मुजफ्फरपुर में जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने के लिए 200 किसानों का जियो टैग से 200 किसानों को जो है जियो टैग से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से किसानों के उत्पादन संबंधित पूरा रिकॉर्ड रखने में सुविधा होगी। तो मुजफ्फरपुर में जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा 200 किसानों का जियो टैग से जोड़ा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब अब क्या है कि जनरली देश विदेश कहीं से भी आप जियो टैग के थ्रू डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर के जो लीची उत्पादन वाले लोग हैं, ठीक है, उनके साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जियो टैग के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए चौथा कृषि रोड मैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चौथा कृषि रोड मैप, इसका पूरा टाइम पीरियड याद रखिए। चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक, 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है फोर्थ कृषि रोड मैप की, ठीक है, याद रखिएगा। 12 विभाग को सम्मिलित किया गया है इसमें, ठीक है, और इसमें 3 चीज के ऊपर जो है सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन सा? दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और मोटा अनाज, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं PMFEM योजना, ठीक है, याद रखिए। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFEM में बिहार जो है वो देश में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड में जो है बिहार कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना में बिहार जो है वो प्रथम स्थान पे है। ये वाला लाइन आपको सिर्फ याद रखना है। अब थोड़ा आगे देखते हैं यहाँ पे ये बिहार सरकार ने गया हवाई अड्डे पर जो है वो, अब याद रखिएगा, अपने पास एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट जो है वो 29% से घटा के 4% कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। गया हवाई अड्डे पे जो है वैट जो है वो 29% से घट के सिर्फ 4% रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो है ATF की बिक्री पे केवल 4% का ही वैट लगेगा। आपको पता है बिहार का पहला अपने पास क्या है? ये हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपने पास पटना में बना था, तीसरा दरभंगा में और चौथा भी अपना बन रहा है, ठीक है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, याद रखिएगा, पटना में। कहाँ पे खोला जा रहा है? पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? पटना में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा आप देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है? जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जो है याद रखिएगा जहानाबाद है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य में लोग घर बैठे सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वो डिजिटल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। तो जनरली 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना है जहानाबाद। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपने पास इंडिया ये वाला इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाइट फ्रैंक इंडिया, इसके द्वारा जो है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो है याद रखिए वेयर हाउसिंग मतलब जो गोदाम होता है, ठीक है, उसे उपलब्ध कराने में शहरों में बिहार का पटना जो है वो दूसरा स्थान पे है, ठीक है, याद रखिए। वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम उपलब्ध कराने में जो है याद रखिए पटना जो है वो देश में दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है, याद रखिए। ये मतलब कि काफी ऊपर है, ठीक है। ये मीठी क्रांति बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में मीठी क्रांति की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। शहद प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो मधुमक्खी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन के अंतर्गत बिहार सरकार ने राज्य में शहद उत्पादन के जरिए मीठी क्रांति को बढ़ावा देने का फैसला किया, ठीक है, शहद उत्पादन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मिशन जो है, इसके मिशन का उद्देश्य जो है कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन करेंगे, शहद उत्पादन को जो है बढ़ावा देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से। बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी, ठीक है, तो नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 विस्तृत शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी जो है वो जारी की गई है। अब आपको याद रखना है बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी में जो है नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल, ठीक है, इस शहरों का जो है विस्तार किया जाएगा। तो बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी मतलब किसी शहर को डेवलप करना होता है। इसमें जो है हमारे बिहार के जो है वो 10 शहर को विस्तार किया जाएगा, ठीक है। वो है गया अपने पास नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल, ठीक है। ये टोटल 10 जिला है जिसको क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा बिहार प्लानिंग एवं एरिया अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। ये देखिए कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल पुल, ठीक है। तो बिहार में जो है देश का सबसे लंबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार में हमारे देश का सबसे लंबा जो है एक्स्ट्रा डोज पुल बन रहा है, ठीक है।
बिहार में हमारे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल बन रहा है, जो कहां से कहां तक चलेगा, कच्ची दरगाह से लेके जो है वो बिदुपुर तक जाएगा, ठीक है। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल पुल जो है, याद रखिए बिहार का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल जो है वो बिहार में बन रहा है, ठीक है, ये बात, ठीक है। ये आगे देखते हैं अपने पास, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई जो है 22 किलोमीटर है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कीजिएगा अपने पास, बथनाहा नेपाल कस्टम यार्ड रेल लिंक, ठीक है। तो बिहार के अररिया जिले के बथनाहा से, ठीक है, याद रखिए बिहार के अररिया जिले के जोगबनी, ठीक है, वहां से लेके विराटनगर, मतलब कहाँ, नेपाल, वहां तक जो है वो रेल लिंक परियोजना के तहत भारत नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड तक निर्मित रेलवे लाइन पर मालवाहक ट्रेन अब चलाए जाएंगे, ठीक है। तो बथनाहा नेपाल कस्टम यार्ड रेल लिंक जो है, याद रखिए ये किसका पार्ट है, तो ये भारत नेपाल के बीच जो ट्रेन चलती है, ठीक है, उसी का पार्ट है अपने पास। और अब बथनाहा से लेके जोगबनी तक जो है वो कस्टम यार्ड, मतलब मालवाहक ट्रेन जो है अब चलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए CBDC इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है, पटना नगर निगम, ठीक है। तो भारत में पटना नगर निगम जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताते हैं, ये जो अपने पास प्राइवेट डिजिटल जो अपने पास करेंसी होती है, इससे ये थोड़ा अलग है, ठीक है, याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी ये सब चीज़ों से, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरली सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो CBDC जो है अपने पास, इसका इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन है, पटना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जनरली अपने पास पूर्णिया और दरभंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पता है कि बिहार का चौथा अपने पास एयरपोर्ट जो है वो पूर्णिया में बनाया जा रहा है। गया, पटना, दरभंगा 3 है ऑलरेडी, और चौथा एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, पूर्णिया में। तो दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद रखना है पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वो अभी चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है बिहार का, 4th एयरपोर्ट, ठीक है। CAS मार्क पाने वाले देश की सबसे पहली डेयरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली याद रखिएगा, यहाँ देखिए पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी जो है वो, याद रखिएगा, कन्फर्मेटी एक्सेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली, ठीक है। CAS मार्क पाने वाली हमारे नॉर्थ इंडिया की पहली जो है, याद रखिएगा, नालंदा डेयरी है, ठीक है, जो CAS मार्क गेन की है, ठीक है। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा है पीरपैंती में टाइल्स किले का विशाल भंडार। तो बिहार के भागलपुर में जो है, याद रखिएगा, भागलपुर में अभी टाइल्स का बहुत बड़ा भंडार हमें मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से जो टाइल्स निकालेंगे उससे उच्च गुणवत्ता वाली जो है टाइल्स जो है हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अराउंड टोटल 86 वैसे गांव हैं, 86 वैसे विलेज है जहाँ पे हमें टाइल्स का भंडार मिला है। कहाँ मिला है, तो याद रखिए अपने पास पीरपैंती, ठीक है। पीरपैंती कहाँ पे अपने पास, भागलपुर में, ठीक है। अब देखिए बिहार में दूसरा रिंग रोड बनाने की शुरुआत, बिहार में एकमात्र रिंग रोड कहाँ पे है, पटना, और पटना के तर्ज पे दूसरा रिंग रोड बनाने की शुरुआत कर दी गई है दरभंगा में, ठीक है, याद रखिएगा। तो पटना के बाद अब दरभंगा में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और केंद्र सरकार ने दरभंगा में रिंग रोड बनाने के लिए राज्य सरकार को DPR बनाने का निर्देश दे दिया है कि आप DPR बना कर दीजिए, हम दरभंगा में क्या करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए CMIE रिपोर्ट, ठीक है, देखिए CMIE जो है अपने पास सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो CMIE रिपोर्ट जो है ना, याद रखिए, ठीक है, ये जनरली किस चीज़ के लिए होता है, तो हमारे कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देश में रोजगार से संबंधित डेटा तैयार करने वाली एक निजी संस्थान है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अनुसार बेरोजगारी दर जो है, याद रखिएगा, ठीक है, वो कितना है, 8.45% है, ठीक है। हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.45% है। और आपको याद रखना है देश में सर्वाधिक बेरोजगारी जो है वो राजस्थान में, कहाँ पे, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में, और बिहार बेरोजगारी के नंबर में जो है 6ठे स्थान पे आता है, ठीक है। आप लोगों के लिए तो अच्छी बात यह है कि बिहार PSS अब जो है वो रेगुलर एग्जाम लेना चालू कर दिया है, बिहार SSC का भी फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, बिहार SSC वाला काफ़ी दिनों बाद आया है, ठीक है। ये देखिए मखाना महोत्सव, ठीक है, मखाना प्रोडक्शन में आपको पता है बिहार पहले स्थान पे आता है। देखिए हम आपको बताते हैं, लीची के प्रोडक्शन में, ठीक है, मशरूम के प्रोडक्शन में और मखाना के प्रोडक्शन में बिहार पहले स्थान पे आता है। तो जनरली मखाना जो है, याद रखिएगा, मखाना महोत्सव जो है, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
तो मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार पटना में, ठीक है, पटना का जो ज्ञान भवन है वहाँ पे मखाना उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब जनरली मखाना की खेती के लिए राज्य सरकार जो है वो 75% तक आपको अनुदान देने के लिए तैयार है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में मखाना की खेती कीजिएगा ना तो उसमें 75% आपको जो है वो अनुदान देगी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब 75% सब्सिडी अब आपको मिल सकती है मखाना की खेती पे। और मखाना आपको पता है दरभंगा में जो है ये सरस मेला एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये सरस मेला 2022 बिहार के पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया था। थीम था उद्यमिता से सशक्तिकरण, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बिहार में सरस मेला 2022 का उद्घाटन पटना में किया गया गांधी मैदान में, और इसका थीम क्या था अपने पास? उद्यमिता से सशक्तिकरण, ठीक है। अब देखिए क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत जो है वो कहाँ पे की गई है? तो भागलपुर में। तो ये देखिएगा क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, तो बिहार के भागलपुर में पहली बार गंगा में सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन निधि पर मिलेगा अब अनुदान, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, ये कि जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है, ठीक है, उस पे जो है याद रखिएगा, ठीक है, कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने पर उसके कॉस्ट का 50% या फिर 5,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, अपने पास वर्मी कंपोस्ट पे जो है उसके उत्पादन पे अभी 50% तक का अनुदान या फिर 5,000 तक का जो है अनुदान आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नीचे देखिए अपने पास बिहार उत्पादन स्टार्टअप नीति 2022, ठीक है, ये है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। तो देखिए राज्य में समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्टअप जो है वो शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके तहत याद रखिएगा, ये जनरली याद रखिएगा, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा 5 वर्ष के लिए लागू रहेगा। बिहार स्टार्टअप नीति जो है वो कब से कब तक? ये जनरली 5 वर्ष 2022 से लेकर 27 तक जो है ये लागू रहेगी, ठीक है। कौन सी? बिहार स्टार्टअप नीति, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसा स्टार्टअप होगा? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत या एक साझेदार फर्म के रूप में पंजीकृत जो होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, या फिर अपने पास समिति देता भागीदारी के रूप में जो है अपने पास जो रहेंगे, ठीक है, उनको इसके तहत पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली याद रखिए स्टार्टअप जो अपने पास बिहार स्टार्टअप जो अपने पास नीति 2022 लाई गई है, ठीक है, इसके तहत जो है याद रखिएगा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, या फिर अपने पास जो है याद रखिएगा साझेदारी फर्म के रूप में जो पंजीकृत है, या फिर जो सीमित देता भागीदारी फर्म के रूप में नियमित है, ठीक है, वो सारे के सारे नामित है, वो सारे इसके तहत जो है पंजीकृत हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीड फीडिंग सहायता, ठीक है, ये देखिए सीड फीडिंग सहायता। तो सीड फीडिंग सहायता स्टार्टअप को 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक की सीड फीडिंग सहायता दी जाएगी। इसमें जो है स्टार्टअप के लिए 10 साल के लिए, ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण होगा 10 लाख रुपए तक का। ब्याज मुक्त ऋण कितने तक का? 10 लाख तक का। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये मिर्चा चावल या मरचा चावल, ठीक है, याद रखिए, इसे जीआई टैग दिया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि मिर्चा चावल कहाँ का है, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल, ठीक है, पता है आपको, जिससे पोहा बनाया जाता है, जो अपने पास चिवड़ा होता है, ठीक है, तो इसका चिवड़ा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मिर्चा चावल जो है अपने पास मरचा चावल पश्चिम चंपारण का, उसको जीआई टैग दिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके दाने का आकार और आकृति काली मिर्च की तरह दिखती है, इसलिए इसे मरचा चावल कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ बिहार में जीआई प्राप्त जो है अपने पास टैग प्राप्त कुल कृषि उत्पादों की संख्या कितनी है? 6 है। बिहार के जो अपने पास कृषि उत्पाद है उसमें जीआई टैग प्राप्त कुल उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। मरचा चावल कहाँ का है अपने पास? मरचा चावल पश्चिमी चंपारण का है, ठीक है। तो ये अभी हम आपको बताए थे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके तहत जो है याद रखिए बिहार में जो है याद रखिए नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी की जाती है देश में, ठीक है। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें जो है सबसे कम गरीब जो है वो कहाँ पे है? सबसे कम गरीब केरल में है और सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे है? बिहार में, अराउंड 33% के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है।
निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बिहार को 22वां स्थान मिला है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार को जो है वो 22वां स्थान मिला है। जूट के विकास के लिए राज्यों का चयन, ठीक है। तो जूट के विकास के लिए कोसी और सीमांचल के 7 जिलों के किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि ये जूट का प्रोडक्शन करे, ठीक है। कोसी और सीमांचल के 7 जिले, ठीक है। कहाँ कहाँ पे जूट का प्रोडक्शन किया जाएगा? अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक है। यहाँ पे जूट विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नीचे वाले दोनों क्वेश्चन। चौथा एयरपोर्ट, बिहार का चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में, कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा याद रखिएगा पटना, गया और दरभंगा के बाद अब बिहार में चौथा एयरपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला गया एयरपोर्ट, दूसरा पटना एयरपोर्ट, तीसरा दरभंगा एयरपोर्ट और चौथा पूर्णिया एयरपोर्ट। बिहार की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 को, ठीक है, याद रखिएगा, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में देश भर में चलने वाले 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। तो जनरली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, ठीक है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ गोवा, बिहार और झारखंड में भी अब क्या चलेगा? अब जनरली वंदे एक्सप्रेस चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड के हटिया से, मतलब झारखंड के रांची से लेकर पटना के बीच में पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। झारखंड के रांची से बिहार के पटना तक पहली बार जो है वो क्या होगा? अपने पास वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है। बिहार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये देखिएगा। तो जनरली 2022 में वस्त्र एवं चर्म उद्योग से संबंधित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसके तहत चमड़ा उद्योग या कपड़ा उद्योग पे लगाने पर, ठीक है, याद रखिए 15% जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। मतलब 10 करोड़ रुपए तक का आपको सब्सिडी मिलेगा अगर आप कपड़ा उद्योग या चमड़ा उद्योग बिहार में लगाते हैं तो, ठीक है। मतलब 10 करोड़ रुपए या फिर 15% तक का जो है आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। अब आगे देखते हैं बजट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने पास बिहार का बजट। इसमें हम जो बताएंगे सिर्फ वो बजट का पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बजट के बारे में, बिहार का बजट जो है ये देखिएगा। बजट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।